हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पहली यूनिट खत्म हो गई है। आज मैं आपको दूसरी यूनिट बताने जा रही हूँ। दूसरी यूनिट मैंने आपको बताया था पूरी नेशनल इनकम से रिलेटेड है, यानी राष्ट्रीय आय से रिलेटेड है। तो ये राष्ट्रीय आय की क्या अवधारणाएं हैं, राष्ट्रीय आय कैसे नापी जाती है, ये सारा कुछ हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है। आपको मैं फिर से एक बार सिलेबस जो है वो रिकॉल कर देती हूँ। जो सेकेंड यूनिट है उसमें हमको क्या पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में हमें पढ़ना है राष्ट्रीय आय की परिभाषा, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, और उसमें उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। फिर उसके बाद में आपने सिलेबस अगर ध्यान से देखा होगा तो उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और भी हैं, जैसे जीडीपी, एनएनपी, ये सब क्या है, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। और ये एग्जाम में आता है, कॉन्सेप्ट क्या है वो आप बताइए। तो ये आपका सेकेंड यूनिट इस तरीके से है। अब एक्चुअली ये सेकेंड यूनिट नहीं है, फर्स्ट यूनिट का ही दूसरा पार्ट है। सॉरी, मैंने आपको ये सेकेंड यूनिट बोल दिया, ये सेकेंड यूनिट नहीं है, फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है। फर्स्ट यूनिट का आधा पार्ट हमने पढ़ा हुआ है ना। सेकेंड यूनिट में तो आपका मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी है। तो ये जो राष्ट्रीय आय है, समझ लो एक यूनिटी मान के चलिए आप, क्योंकि इसमें से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, ये सब क्या है, ये इस पे हमें ध्यान देना है। इस पर हमें पूरे क्वेश्चन आंसर्स रेडी करने हैं, क्योंकि इसमें से आपका ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कवर होता है। तो राष्ट्रीय आय क्या है, पहले तो हम ये जानते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है। तो राष्ट्रीय आय जो है वो किसी देश की ओर से एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत होती है। जितनी ज्यादा राष्ट्रीय आय होगी उसके अनुसार ही अर्थव्यवस्था का विकास होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप देखिए। और आपको लगता है तो उसमें से देख के आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट कि भाई राष्ट्रीय आय क्या है, एक साल में होने वाला टोटल उत्पादन जो होता है और उसकी कीमत, जो उत्पादन है और जो सेवाएं हैं उनकी जो कीमत होती है वो कहलाती है राष्ट्रीय आय। अब वस्तु और सेवा, वस्तुएं आपको मालूम है जो दिखता है हमको, ठीक है ना, वस्तुएं जो हमें दिखता है, कि जैसे शुगर का उत्पादन, ठीक है, जैसे व्हीट का उत्पादन, जैसे कपड़े का उत्पादन, तो ये हमें दिखने लगता है कि ये वस्तुएं हैं। फिर सेवाएं क्या है, सेवाएं वो जो जैसे टीचर की सेवा, डॉक्टर की सेवा, वकील की सेवा, ये सारी सेवाएं, और उनसे होने वाली जो उनकी कमाई है, यानी उनकी जो सैलरी है, वो सारा एक साल में कितना होता है, ये सब निकाल के वस्तुओं और सेवाओं का योग, उनकी कीमत का योग हम राष्ट्रीय आय में करते हैं। ये आपका राष्ट्रीय आय क्या है, ये हुआ। के बाद राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको मैं बता देना चाहती हूँ। राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना। अब ये राष्ट्रीय आय सबसे पहले, यानी राष्ट्रीय आय का टाइम पीरियड क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, जिस भी साल की राष्ट्रीय आय निकालना है उसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में उसको सारी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को लिया जाता है और फिर उनको जोड़ा जाता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय उस साल की निकल के आ जाती है। सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय है ये दादा भाई नौरोजी ने 1868 में बताया था, ये कॉन्सेप्ट कि राष्ट्रीय आय क्या है, कैसे निकाला जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक थी उनकी एक कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें उन्होंने इसका गणना की थी। आज भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना कौन करता है, सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है उसके द्वारा ये गणना की जाती है कि एक साल में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में होने वाले उत्पादन और सेवाएं जो है उनका मूल्य क्या है, उसका जोड़ना और उसको सब कैलकुलेशन करना, ये किसका काम है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। उसका एक्चुअली आंकड़ों का संग्रहण केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रीय आय को समझने के पहले ये भी जान लेना जरूरी है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो
उसमें 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। ये जो अर्थव्यवस्था, किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र जरूरी है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, ये क्या है, पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी है, पशुपालन से रिलेटेड जो है, ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र में आता है इंडस्ट्री, पूरा इंडस्ट्री या निर्माण से रिलेटेड, ठीक है, यानी कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए आप, किसी भी चीज का उत्पादन, ये कहलाता है द्वितीय क्षेत्र। निर्माण, ठीक है ना, बिजली, गैस, ये सारा। तृतीय क्षेत्र में आती सेवाएं, जो मैंने आपको बताया कि परिवहन सेवा, संचार सेवा, टीचर की सेवा, डॉक्टर की सेवा, ये सारी सेवाएं, बीमा सेवाएं, ये सब कुछ आती है तृतीय क्षेत्र में। इन तीनों क्षेत्रों को जोड़कर, इनकी आय को जोड़कर और फिर बनाया जाता है राष्ट्रीय आय। अब इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको कह रही थी कि ये आते ही हैं एग्जाम में। जीडीपी क्या है समझाइए, सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, और उसमें से मूल्यह्रास भी शामिल होता है, इसकी बाजार कीमत के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मतलब एक लेखा वर्ष, मैंने क्या आपको टाइम पीरियड बताया था, 31 मार्च से लेके अप्रैल तक, है ना। तो ये इस नेक्स्ट ईयर के अप्रैल तक, तो ये जो एक साल का समय है, इसमें घरेलू सीमा यानी, अब जैसे हम उदाहरण लेंगे भारत का, भारत के अंतर्गत कितनी वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, वो सारा जोड़ लिया जाता है। कुछ भी उसमें से घटाना नहीं है, कुछ भी जोड़ना नहीं, सब सिर्फ जोड़ लेना है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कितना है। उसका योग कहलाता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद के बाद में आता है, अब सकल घरेलू उत्पाद की विशेषताएं क्या है। उसकी विशेषताएं है कि घरेलू सीमा के में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है ना, यानी इंडिया के अंदर में जो भी उत्पादन हो रहा है, हम उसी को इसमें शामिल करेंगे। इंडिया के अंदर मिलने वाली सेवाएं, इसी को हम शामिल करेंगे। तो ये होगी पहली विशेषता। दूसरी, यह उत्पादनों के सकल मूल्य का माप प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। जितना भी उत्पादन हुआ है, उसका कीमत, उसका मूल्य क्या है, इसको हम करेंगे, तब ये कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। फिर सकल घरेलू उत्पाद में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य की ही गणना की जाती है। अंतिम वस्तुएं मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, जो फाइनल गुड्स होती हैं, जो आखिरी वस्तु बन जाती है, उसी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें कच्चे माल, बिजली और ईंधन जैसी मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है। फिर इसमें भौतिक उत्पादन नहीं, बल्कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को शामिल किया जाता है। तो ये तो हो गया जनरल कॉन्सेप्ट। आप इसमें और भी पॉइंट्स हैं, उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। उसको सूत्र के रूप में अगर आप देखते हो तो सकल घरेलू उत्पाद जो है वो जीडीपी है ना, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय। यानी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद पढ़ रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाता है, मतलब विदेशों से शुद्ध जो साधन आए हैं, उसको भी इसमें जोड़ लिया जाता है। इसके बाद है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। वो जीडीपी था, ये जीएनपी है। अब ये जीएनपी क्या है, जीएनपी की धारणा केवल एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम उत्पाद के मूल्य से संबंधित नहीं, बल्कि इसमें इस प्रकार बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में अंतिम वस्तुओं यानी उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को का जोड़ है, ठीक है। अगर आपको इसमें नहीं समझा तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि विदेशों से शुद्ध साधन आय यानी क्या हो गया, विदेशों से शुद्ध साधन आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा दूसरे देश को अपनी साधन सेवाओं और संपत्ति प्रदान करने के बदले में प्राप्त होती है, ठीक है।
विदेशों से शुद्ध साधन आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा दूसरे देशों को अपने साधन और सेवाएं व संपत्ति प्रदान करने के बदले में की जाती है। जैसे कि हमारे देश का कोई व्यक्ति गया है, वहां पे जॉब कर रहा है और उसकी जो सैलरी है, ठीक है, वो जो सेवा है, समझो 2 साल के लिए 3 साल के लिए गया है, तो उसको विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय माना जाएगा और उसको जोड़ लिया जाएगा। तो विदेशों से शुद्ध साधन आय जो है वो है देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय। हमारे देश के जो लोग हैं, जो यहाँ पे बैठे बैठे ऑनलाइन ही अगर समझ लीजिए बाहर के देशों से कुछ कमाई कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा विदेशों से अर्जित आय। माइनस क्या करेंगे, गैर निवासियों द्वारा देश में अर्जित साधन आय। अब बाहर का कोई व्यक्ति आया, समझो कोई इटली से व्यक्ति आया, अमेरिका से व्यक्ति आया, जो यहाँ रह रहा है और यहाँ पर भारतीय कंपनी में काम करके या विदेशी कंपनी, भले ही वो हमारे देश के अंदर खुली है, वहां पर काम करके पैसा कमा रहा है, तो वो जो उसकी आय है उसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो विदेशी व्यक्ति है। फिर है एनएनपी। एनएनपी क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी उत्पादन कार्य में प्रयोग किए जाने वाले पूंजीगत यंत्र धीरे धीरे घिसते रहते हैं। तो यानी जो हमने जीडीपी में पढ़ा था कि उसमें मूल्यह्रास जो है, घिसावट व्यय है, उसको नहीं निकाला जाता है, इसमें घिसावट व्यय निकाल दिया जाता है। यानी जो हमें आय प्राप्त हुई उसमें से जो जीएनपी है उसमें से घिसावट व्यय को माइनस कर दिया, यानी डेप्रिसिएशन जो भी हुआ, मशीनों में होने वाली टूट फूट हो गई या आउटडेटेड हो गई मशीनें, नई खरीदी, ये सारी जो चीजें उसमें से माइनस कर देंगे और तब निकल के आएगा एनएनपी। अब घिसावट व्यय में क्या क्या है मैंने आपको बताया, टूट फूट है और जो पुरानी हो गई मशीनें हैं या फिर मशीनें एकदम से खराब हो गई, ये सारा घिसावट व्यय है जिसको निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका एनएनपी। अब है एनडीपी। एनडीपी क्या है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस पूंजी का उपभोग या घिसावट व्यय। यानी एनडीपी में एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये कहलाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसको आप एक बार और पढ़िए और अगर नहीं समझ में आए तो बताइएगा। इस प्रकार से ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में आते हैं, तो इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। और अगर इस पीपीटी के में नहीं समझ में आया तो वैसा आप मुझे बताइए, तो मैं आपको पीडीएफ या फिर एक वर्ड फाइल में बनाकर भेज सकती हूँ, ठीक है। तो आज हमने ये कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस प्रकार से समझाना चाहिए, मैं इस प्रकार से आपको समझा रही हूँ। अदरवाइज मैं आपको मटेरियल भेजती जा रही हूँ, लेकिन आपको अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछिए, बोलिए, है ना। और गूगल मीट और जूम ये प्लीज आप अपने इसमें अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड कर लो, उससे मीट करो, एक साथ 2 4 5 लोग 8 लोग 10 लोग भी हम बात कर सकते हैं अगर आपने जूम इंस्टॉल किया है, अगर आपने गूगल मीट लिया है। सिर्फ बात एक बार हम कोशिश तो कर सकते हैं, आप उसको करिए, हम एक बार ऐसे ही करके देखते हैं, फिर अगर जमा तो हम गूगल मीट पे भी क्लास हो सकती है हमारी। गूगल क्लासरूम डाउनलोड कर लो, मैंने आप लोगों को क्लास कोड दिया है, क्लास कोड के थ्रू उसमें चले जाइए। तो इस प्रकार से आपको अभी ऑनलाइन में यही सारी चीजें जो है आपको इसको ही अपनाना होगा, इसलिए आप इससे दूर मत भागिए, इसको आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और उसके बाद उसके थ्रू हम लोग फेस टू फेस पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे जो है मैं आपको जो अंतिम वस्तुएं, ये अंतिम वस्तुएं वगैरह जो है वो सब समझा दूंगी। तो अभी आपको राष्ट्रीय आय में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, और वैसा आप लोग पढ़ाई करिए। और इस प्रकार से हम लोगों को मैंने आपको जो एप्स बोले वो जरूर आप डाउनलोड कर लो, और बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप बात करो ना मुझसे कि कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, थैंक यू।